हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल FB 97 क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, चित्रित धूसर मृद भांड के साथ भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी हम एक्सप्लेन हैं वो भी हम अध्ययन करेंगे। जो एक क्वेश्चन से हमारे यहाँ 3 या 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि लोहे की जो प्राचीनतम जो साहित्य पुष्टि है वो किनसे हो जाती है। पुरातात्विक जो प्रमाण हैं उनसे हमें मिलती है। कुछ स्थान हैं जैसे असीतर, अंजित खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों में लोहे युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। कौन सी हैं जगह जो संस्कृति है जो उनके अवशेष प्राप्त हुए स्थान है, स्थल है जो लोहे युगीन के, तो वो है आलमगीरपुर, अजीत खेड़ा, मथुरा, रोपड़ और श्रावस्ती। इनमें हमारे लोहे युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काम के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और हम CAT एग्जाम के लिए हम अपनी बेहतरीन तैयारी को करना चाहते हैं तो इस हमें मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे और वहीं से हमारी तैयारी का पता चलेगा। तो जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम हर डेली मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। कि 6ठी शताब्दी है ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था। तांबा, टिन, लेड, लोह। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य है इसमें लोहे का एक विशाल भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कौन सी शताब्दी चल रही थी? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी मगध में अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें किनका विशाल भंडार था, तो लोहे का था। किसका भंडार था? लोहे का। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो मगध है पहला जो शासक है वो कौन था, उसका उत्तरदायी के लिए। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। तो प्रथम शासक मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए तो वो बिंबिसार थे। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। इंपॉर्टेंट हमारी तारीख रह सकती है CAT एग्जाम के लिए और साथ में अदर एग्जाम के लिए भी। मगध साम्राज्य है 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना होती है, उत्थान होता है। उसके लिए जो शासक है वो बिंबिसार है। गद्दी पे कब बैठते हैं बिंबिसार? 544 ईसा पूर्व में। और इसने राजगिरा का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, मगध की राजधानी जो बिंबिसार ने, मगध साम्राज्य है उसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था राजगिर है। और अपनी राजधानी बनाया बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का। हमारे 3 से 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि मगध के उत्थान के लिए पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार गद्दी पे कब बैठते हैं? 544 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठते हैं। अपनी राजधानी किससे बनाया गया था? राजगिरा बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। चौथा क्वेश्चन है ये बन सकता है किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने एक अपने सेवक को भेजा था अवंती के शासक। अवंती के शासक कौन थे? अवंती के जो शासक थे वो थे चंडोपरघोत और राजवेद जियो को बिंबिसार के द्वारा भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ से बना है। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक ऐसा साम्राज्य है जो मगध साम्राज्य जिन्होंने जो भी शासन किया था उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद उन्होंने अपना शासन किया था।
उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की उसके पुत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो उसका इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। अधिकतर है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस किसके जनक माने जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, पोरस के राजा और सिकंदर के साथ झेलम की नदी पर मुकाबला किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि अयोध्या के धार्मिक पाठ का नाम है। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मूसा संहिता अयोध्या के धार्मिक पाठ का नाम है। तो इसमें हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या के धार्मिक पाठ का नाम क्या था? मूसा संहिता था। और इनका जो पूजा स्थल क्या था? सिनागोग के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपिटक किनका पवित्र ग्रंथ था? तो वो था बौद्ध ग्रंथ का। और वेद अभिहिता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? महाभाष्य है किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें जो हमारा आंसर आएगा महाभाष्य है ऑप्शन डी, हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, पंचजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया था। महाभाष्य के रचनाकार पंचजलि थे। इससे यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रति बनवाकर बिकवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मगध के राजवंश को कालक्रमानुसार लिखिए। क्या है? मगध के राजवंश है, उनको काल क्रमानुसार लिखना है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? क्या नंद वंश पहले आया था, या शिशुनाग वंश आया था, या मौर्य वंश आया था, या हर्यक वंश आया था? इसमें हम सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश। हसीना ट्रिक है इसकी याद रखने के लिए हमें, हसीना। ऐसे हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन है वो है, यूनानियों को बाहर से बाहर किसने किया था? यूनानियों को बाहर से बाहर करने का जो काम किया गया था वो किया गया था ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिन गुजारे थे, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं क्वेश्चन के बारे में विस्तार से कि जैन लेखों के अनुसार, किसके अनुसार है जी? जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उन्होंने साधु सिंहासन है वो अंतिम दिन है, अपने अंतिम सिंहासन है वो छोड़कर किन से ये प्रेरणा ली थी? ये ली थी भद्रबाहु से। और यही
इसने जो काया क्लेश के द्वारा शरीर त्याग दिया, इसे जैन धर्म में क्या कहते हैं? जैन धर्म में कहते हैं श्लेखना। क्वेश्चन हमारा था कि अंतिम जो दिन है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ बिताए थे? तो हमारा आंसर था श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए, बिंदुसार। इसमें हमारी एक ट्रिक बनती है कि चंद्र बिंदु अशोक, चंद्र बिंदु अशोक। क्या है? चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, वी से बिंदुसार, अशोक से अशोक। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का क्या नाम था? अशोक था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है वो कौन है? बिंदुसार है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार का जो पुत्र है वो कौन है? अशोक है। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? बिंदुसार थे, उनके दौरान एक शासनकाल में अशांति हुई थी, तो कौन सी जगह हुई थी? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा तक्षशिला। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहा है ऑप्शन सी, तक्षशिला। किसके दौरान? बिंदुसार के दौरान जो अशांति हुई थी वो हुई थी तक्षशिला में। इसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं। इसकी यहाँ से और क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कौन सी जगह है जी? तक्षशिला में। उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार ने तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा है उसको दबाने के लिए किसको भेजा था? तो हमारा आंसर आएगा जी अशोक को। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। अशोक को वहां भेजा गया था तक्षशिला में कि आप वहां जो विद्रोह हो रहा है वहां जाके शांत कीजिए, परंतु वहां अशोक गए, उन्होंने वहां की प्रजा को प्रेम और विश्वास भी जीत लिया, वहां उन लोगों को शांत भी किया। शांति के साथ साथ वहां की प्रजा का जो विश्वास है वो उनके ऊपर आया और उन्होंने ये काम करके दिखाया था। नंबर 6 है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का जो सबसे सही वर्णन है ये निम्न में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? किस घटना से आया था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, कलिंग की युद्ध। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा जो अशोक है इनको किस नाम से जाना जाता है? देवानाम या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में, मौर्य सम्राट है अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से पुकारा जाता है? देवानाम प्रिय या देवना प्रियदर्शी राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास की एक गुजरा में और निटूर था उद्गोलम लेखों में उनका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। मास्क में उनका क्या नाम मिलता है? अशोक मिलता है। गुजरा है और जो निटूर है या उदय गोलम में उनका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। पुराणों में इसे क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन कहा जाता था। अशोक को अशोक वर्धन किन में कहा जाता था? तो हमारा आंसर आएगा जी पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के जो शिलालेखों की जानकारी है किस में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प क्या है? सही है। जैसे जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति से अशोक के शिलालेखों की हमें जानकारी मिलती है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक का इतिहास हमें किन से अभिलेख है उनसे पता चलता है कि उसके अभिलेखों का विभाजन, जो अशोक के अभिलेख है उनको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख।
14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अशोक की कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी अधिकांश, बल्कि केवल 2 अभिलेख है। कौन सा? साबाजगढ़ी और मानस हेराक्ली है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी न होके खरोष्टी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अशोक की कौन सी अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? तो कौन सा अभिलेख है? साबाजगढ़ी और मानसेहेरा। ये कौन सी में? खरोष्टी में है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कि कलिंग के युद्ध के बाद महाराज अशोक के जो रूपांतरण को दर्ज किया गया है वो किस अभिलेख में बताया गया है कि जो कलिंग की युद्ध है वो हुआ था? कि तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, रॉक एडिक्ट जो 13वां है। इसमें अशोक ने कलिंग की युद्ध किया था उसका विवरण हमें इस लेख में मिलेगा। 13वें शिलालेख से कलिंग की युद्ध के संदर्भ से स्पष्ट साक्ष्य मिलती है। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग की युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और जो पश्चाताप व्यक्त किया था और युद्ध त्याग की भी घोषणा की गई थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि आज के बाद है, इस युद्ध के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे और वो दाम घोष की नीति अपनाते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध है ये हुआ था, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी, शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में जो कलिंग युद्ध का प्रभाव हुआ वो हमें दिखाई देता है। किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की भी घोषणा की गई थी? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, शिला राज्यादेश 13वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वो था, ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें ऑप्शन सी, मैग्स्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, मैग्स्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? जो मौर्य के दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, मैग्स्थनीज है ग्रीस के राजदूत का नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही आएगा वो आएगा जी ऑप्शन बी, मैग्स्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान जो है शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था इस तक्षशिला, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक है किसके समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित किया था। तो क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सहायता से नंदवंशीय शासक घनानंद को हराया था? तो वो था
चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की जो रचना है किसके द्वारा? कौटिल्य या विष्णु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो अशोक के जो शिलालेख है ब्राह्मी में भी थे, ख्रोष्टी में भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे उनका जो अर्थ स्पष्ट किया था किसके द्वारा किया गया था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, 1837 में जेम्स प्रिंस ने अशोक के शिलालेख थे उनका अर्थ स्पष्ट किया था पहली बार। सर्वप्रथम 1837 में कौन व्यक्ति है? जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। और जबकि सबसे पहले है 1750 में स्टीफन थेलर महोदय के द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने न तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, अशोक। निम्न में से कौन सा तत्व धर्म से वर्णित नहीं है? कौन सा तत्व है जो धर्म से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी डी, संघ के प्रति आस्था। संघ के जो प्रति जो आस्था है ये धर्म से संबंधित नहीं है। माता पिता का आज्ञा पालना धर्म से संबंधित है, दान पुण्य और भातृभाव, परंतु जो संघ के प्रति जो आस्था नहीं है वो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए, जिला प्रशासक। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक जिला प्रशासक होता था, मैक्सनीज के नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। उसके अनुसार जिले का अधिकारी क्या था? एग्रोनोमाई कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, शुंग वंश था वो मौर्य के बाद उन्होंने अपना शासन किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, जो वीरद्रथ है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। कि मिलिंद पाण्यो क्या है? तो इस क्वेश्चन का कौन सा हमारा आंसर सही रहने वाला है? बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो हमारा ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ। मिलिंद पाण्यो एक जो पुस्तक थी ये किससे संबंधित थी? बौद्ध पाठ से एक संबंधित पुस्तक थी। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनका हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के जितने भी इस क्वेश्चन से और भी हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हो, हम अध्ययन करेंगे। तो मिलिंद पाण्यो क्या है? एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। क्या है जी? बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासन थे किनके द्वारा रचित थे? वो थे मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन केसवान के रूप में रचित है। मिलिंद पाण्यो है एक बौद्ध पाठ ग्रंथ था जो इंडो ग्रीक शासक कौन है? मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन केसवान के रूप में रचित है। उनके बारे में बौद्ध भिक्षु और उनके जो आपस में जो संवाद हो रहे हैं उनके बारे में इस पुस्तक में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक है ये किनके राज चिकित्सक थे? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था। इन्होंने
चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी? की थी? चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, गांधार कला। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इस क्वेश्चन के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार जो कला है किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी। जो गांधार कला है इसकी विषय वस्तु क्या थी? भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधार कला है जो विषय वस्तु किससे संबंधित थी? भारतीय थी, परंतु जो इसकी शैली है वो किससे संबंधित थी? यूनानी और रोमन थी। शैली इसकी क्या थी? गांधार की यूनानी और रोमन थी। जो विषय वस्तु है ये क्या थी? भारतीय थी। और गांधार कला किस टाइम है ये विकसित हुई थी? तो ये कुषाण काल के टाइम है ये विकसित हुई थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या विषय वस्तु क्या है जी? हमारी भारतीय है, परंतु जो शैली है वो क्या? यूनानी और रोमन है। इसलिए इसको क्या बोलते? ग्रीको रोमन। क्या बोलते? ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला भी कहा जाता है। कौन से स्थान पे हुआ था इसका जो सर्वप्रथम जो है वो होता गांधार नामक स्थान पे। यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन से हमारे 5-6 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कशन किया है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी जो कला है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा, जो ग्रीक कला बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। क्या? गांधार कला। इसके बारे में हमने पिछला क्वेश्चन था, इसमें हमने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। गांधार शैली भारतीय और यूनानी कला की एक सम्मिश्रण है, एक मिश्रण है, शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक व कुषाण थे। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीनो रोमन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस गांधार शैली को? कि इसमें कौन थे? शक और कुषाण थे। इस वंश से क्या इस कला का विषय मात्र क्या है? बौद्ध होने का कारण इसे क्या कहा जाता है? यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा के नाम क्या था? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। जो शक संवत है इसकी स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुषाण वंश के द्वारा। इसका जो राज्यारोहण होता है उसी टाइम इसे उन्होंने शक संवत था, कैलेंडर था, वो चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि कनिष्क किस वर्ष राज्य शासन पर आरूढ़ हुए थे? कि जो कनिष्क है राज्य शासन पर कब बैठे थे, गद्दी पर कब विराजमान हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी। क्या आंसर है? ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही रहेगा, 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था?
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी, कनिष्क। बौद्ध धर्म का जो संरक्षण कुषाण शासक कनिष्क था, उसके काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म का जो संरक्षण कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था और इसके टाइम चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध जो संगीति का आयोजन किसके टाइम हुआ था? तो कनिष्क के टाइम हुआ था। कौन सी जगह थी? कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के टाइम हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वासुमित्र के द्वारा की गई थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अश्वघोष। और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म है कितने संप्रदायों में बंट गया था? 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटा था, हीनयान और महायान। किसके टाइम जी? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। कवि राजमार्ग किसके द्वारा रचित है? आदि पुराण, गणित सार समृद्धि और अमोघ विधि। ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर बात करें इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं गणित जो सार है ये किसके द्वारा रचित है? ये गणित जो सार है ये महावीराचार्य के द्वारा रचित है। 3 का जो हमारा ऑप्शन ए का आएगा, परंतु जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हम काट सकते हैं। फिर बात करते हैं आदि पुराण। आदि पुराण है ये जिनसेन के द्वारा रचित है। बी का जो हमारा 4 रहेगा। तो अगर बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। कवि राजमार्ग किसके द्वारा रचित है? अमोघ वर्ष के द्वारा। आदि पुराण जिनसेन के द्वारा। गणित सार समृद्धि है ये महावीराचार्य के द्वारा। जो अमोघ वृत्ति है वो संकटायन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विक्रम संवत है किसके द्वारा चलाया गया है? संख संवत है। इनके जोड़े बनाने हैं, कौन सा इसमें सही है जो चलाया गया था, किस तिथि को, यह हमें मिलान करना है। कलचुरी संवत किसके द्वारा कब चलाया गया था? गुप्त संवत कब चलाया गया था? इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो विक्रम संवत चला था हमारा, ये चला था 58 ईस्वी में। संख संवत चला था 78 ईस्वी में। गुप्त संवत चला था 320 ईस्वी में। तो ए का जो हमारा 3, किस ऑप्शन में ए का 3 है वही हमारा सही आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहने वाला है। विक्रम संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। संख संवत है ये 78 ईस्वी में चलाया गया था। कलचुरी संवत 248। गुप्त संवत है 320 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? जो गांधार की जो शैली है, गांधार जो शैली है किसके शासनकाल में पनपी थी? वो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, कनिष्क के टाइम। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारतीय ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था। इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। बुद्ध में बोधिसत्व की मूर्तियां काले सिलेक्टिव पाषाण से भी बनाई गई थी। तो क्वेश्चन बना सकता है कि बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं किस
पत्थर से काला जो स्लेटी पसाण है उससे बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी खारवेल। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हाथी गुफा अभिलेख है। ये द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ और इसका संबंध कलिंग के चैंदी वंश से था और अनेक विजय प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र था। दक्षिण के सातवां शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख है। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा था। कौन सी मूर्ति है? जैन की है। जैनों की जो मूर्तियां हैं वो मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा था खारवेल, और इसने कृषि हेतु नहरों का भी निर्माण करवाया। प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल भी बनवाया था। तो महाविजय प्रसाद नामक महल खारवेल के द्वारा जैन धर्म का अनुयायी था और इसने एरा महाराज मेघवान कलिंगदाहपति उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चैंदी वंश के महानतम शासक थे? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी कलिंग के। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किसे दिया था? तो इस क्वेश्चन का तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा जो शासक है कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या है विद्यालय, जो शिक्षा ग्रहण करने की जो विधि थी उस टाइम प्राचीन टाइम में, तो उसमें सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है तक्षशिला। तक्षशिला विद्यालय की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित थी। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसके सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन है गुप्तकाल। गुप्तकाल है ये महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ बनवाया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुप्तकाल से ही रहेगा। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। हमारा पहला क्वेश्चन था कि लौह स्तंभ है ये महरौली में, ये किसने बनवाया था, किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा क्या आंसर आया था? गुप्तकाल। अभी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो किसने बनवाया, किस शासक ने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश ने बनवाया? तो वो था गुप्तकाल। दक्षिण दिल्ली में, किस साइड है? दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो गुप्त काल से। फिर हमारा क्वेश्चन था किस शासक ने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस पर किन की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है चंद्र नामक शासकों की विजय का उल्लेख। यह महरौली लौह स्तंभ है, इसमें उल्लेख मिलता है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सम्मिलित होने का ज्वलंत प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह राजा, वह शासक कौन है? गुप्त राजा थे, उनमें से विक्रमादित्य की जो पद है
वो ग्रहण किया था, उस शासक का नाम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने सबसे पहले जो राजा विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण की थी, और इन्हीं के द्वारा जो महरौली लौह स्तंभ है दिल्ली में, ये बनवाया गया था। गुप्त काल से संबंध रखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य जो उपाधि धारण की जाती है उसके नाम से इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, या विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता था। इसकी माता का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? दत्त देवी था। इस काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस वर्ष या किस शासकों के टाइम को माना जाता है? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे और उन सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, रुपयक। क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहने वाला है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? रुपयक। और सोने के जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाएगा कि गुप्त काल में जो सोने के जो सिक्के चलाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर आएगा जी दिनार। अगर बात करें चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रुपयक। किस काल में? गुप्त कालीन। और स्वर्ण युग काल इतिहास में किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था? हरिसेन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का अगर बात करें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का हमारा सही रहेगा, यह है समुद्रगुप्त का। और इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रयाग प्रस्ती है इलाहाबाद में, वहां भी हरिसेन से और समुद्रगुप्त से रिलेटेड वहां अभिलेख प्रयाग प्रस्ती में इनका उल्लेख मिलता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद जो प्रस्ती है उसमें लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के समकालीन कौन है? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेध करता है उसकी भी उपाधि है वो धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या है यहां से कि हरिसेन किसके समय राजकवि था? तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ था समुद्रगुप्त से। और इस हरिसेन ने कौन से लेख की रचना की थी और वो लेख की रचना की थी वो कहाँ मिलता है? हमें इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है वहां रचना मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और जो राइटर थे वो कौन थे? हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण पाती है वो धारण की थी और कविराज भी इनको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि लिच्छवी द्व्योत्तर किसे कहते हैं? लिच्छवी द्व्योत्तर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? चंद्रगुप्त एक को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। वह समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्व्योत्तर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है।
लिच्छवी द्वितीय समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसमें लिच्छवी द्वितीय लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके समकालीन जो कवि राजकवि थे वो कौन थे? हरिसेन थे। और कौन सी उपाधि से इनको जाना जाता है? कौन सी उपाधि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम से जाना जाता है। और ये थे भारत का नेपोलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार, भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी, हुनों के द्वारा। जैसे ही हुनों ने भारत पर आक्रमण किया तो रोमन साम्राज्य के साथ जो संबंध थे वो टूट गए थे और व्यापार होना क्या था? वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8 हमारा है कि निम्न में से किनके जो सिक्के हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किस सिक्के संगीत के प्रति उनका लगाव था तो किनके काल का है? गुप्त काल के। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसको सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? वो है समुद्रगुप्त। गुप्त के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 375 ईस्वी के कई युद्धों का सामना किया था, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण इतिहासकार कौन कहते हैं? विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सीएटी एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए कि भारत का नेपोलियन हर को पता है किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परंतु इसको भारत का नेपोलियन कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो हमारा आंसर आएगा विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे नेपोलियन ने काम किए थे वैसे ही भारत में एक शासक है गुप्त काल का, वो है समुद्रगुप्त। उन्होंने क्या अभी तक कोई भी युद्ध हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए विसेंट स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा विसेंट स्मिथ ने कहा था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। जैसे नेपोलियन काम कर रहा था वैसे ही भारत में कौन काम कर रहा है? समुद्रगुप्त काम कर रहा है, इसलिए इनको उपाधि दे दी गई कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे? गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो जारी किए जाते थे, तो कौन से थे? वो थे ऑप्शन ए, हमारा आंसर सही रहेगा सोने के। सोने को क्या कहा जाता था? सोने को कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी को क्या कहा जाता था? रुपयक। क्या कहा जाता था? रुपयक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की थी? गुप्त राजाओं ने। और क्वेश्चन बन सकता है स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके अभिलेख में दिनार वही है। क्या थी दिनार? स्वर्ण को क्या कहा जाता था? सोने को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नियंत्रित आकार और भार वालियों ने स्वर्ण मुद्राएं अनेक कई प्रकारों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो गुप्त संवत है ये कब शुरू किया गया था? अगर बात करें इस क्वेश्चन में 78 ईस्वी में कौन सा आया था? शक संवत आया था। और जो गुप्त संवत चला था वो चला था, हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा 319 ईस्वी में। और ये गुप्त साम्राज्य है किसके टाइम चला था, तो वो चला था गुप्त काल। और कौन थे शासक, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की जो राज्यारोहण होता है जब चंद्रगुप्त प्रथम का, उसी टाइम से क्या स्टार्ट होता है, गुप्त साम्राज्य शुरू होता है 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है, किसकी है, इलाहाबाद स्तंभ है उसमें शिलालेख है, उसमें किसकी जो उपलब्धि है, जीत है, उनके बारे में दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। कौन है कवि, हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विक्रिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्ति क्या पदात्मकता, बाद की गद्यात्मक है। पहली पंक्ति क्या है, पद है, दूसरी क्या है, गद्यात्मक है। यह संस्कृत के चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी हम एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कि समुद्रगुप्त का राजकवि या समुद्रगुप्त के समकालीन कवि कौन है, तो वो हो गए हमारे हरिसेन। दूसरा होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में जो उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो समुद्रगुप्त के समय है, जो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में उनकी जीत का जो वर्णन मिलता है वो किस का एक उदाहरण है, किस शैली का एक उदाहरण है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संस्कृत की चंपू शैली का एक उदाहरण है। और इसकी पहली पंक्ति क्या है, पदात्मक है, दूसरी क्या है, गद्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने भारत में 399 से 414 के बीच भ्रमण किया था। कब आया था फाहियान, 399 से 414 के बीच। और इस समय कौन था गुप्त साम्राज्य में, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम क्या आए थे, फाहियान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन थे। मेघदूत का लेखक कौन थे। मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, कालिदास। भारत का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कौन है, कालिदास। भारत के शेक्सपियर से कौन है, कालिदास। गुप्तकालीन विभूति थे, इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी, अभिज्ञान शकुंतलम। तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास। ऋतुसंहार और कुमार संभव या मालविकानी मित्रम है, या मेघदूत है, या रघुवंश है, किसके द्वारा लिखा गया, वो लिखा गया कालिदास के द्वारा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है, तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, जो चावराक है ये क्या है, चिकित्सक नहीं थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वराहमिहिर थे, जो वराहमिहिर थे वो कौन थे, तो इस क्वेश्चन का कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा, तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद। जो एक प्राचीन खगोलविद कौन थे, वो थे वराहमिहिर थे। और इनको क्या कहा जाता है,
एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता था। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थे? जो खगोल शास्त्री थे उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थे? वृत्त संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये क्या थे? इनके ग्रंथ थे। और वृत्त संहिता में नक्षत्र विद्या, वंशपति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। इन्हें क्या कहा जाता था? वृत्त जातकता, लघु जातक की रचना भी की थी। वृत्त जातक है और लघु जातक की रचना भी इन्होंने की थी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफा है ये किसके टाइम में हुई थी? तो ये इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। किस टाइम हुआ था? दूसरी शताब्दी पूर्व, लगभग 7वीं शताब्दी तक चला था। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध किस काल से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफा का निर्माण कार्य है किस टाइम हुआ था? गुप्त काल से। और 16वीं 17वीं जो गुफा का संबंध है अजंता की में, उसमें किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। जो संगम काल था उसमें रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था, वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है कौन सा रहेगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, अरिकामेडू है। ये हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा। इसके बारे में हम अध्ययन करते विस्तार से कि जो अरिकामेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुएं इकट्ठी की जाती थी, फिर यहां से रोम को भेजी जाती थी। जो अरिकामेडू है एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुएं एकत्रित की जाती थी और फिर यहां से क्या है, रोम को भेजी जाती थी। अरिकामेडू पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके था बर्तन प्राप्त किए जाते थे। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में जो अरिकामेडू है रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि गंगा को कौन सी साइड है? उत्तर से दक्षिण में चोल राजा कौन था ले जाने वाला? जो उत्तर साइड से लेके दक्षिण में जो गंगा नदी को लेके गया था उस चोल राजा का हमें नाम बताना है। तो यहाँ से हमारा पहला ही क्वेश्चन ये बन रहा है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला कौन सा वंश था? तो वो था चोल। इसमें पूछा गया हमें कि कौन सा राजा था। राजा की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के द्वारा गंगा नदी को जो क्या है उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल वंश का जो शासक है कौन है? राजेंद्र चोल। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं विस्तार से कि और हमारे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी है वो धारण नहीं की थी? कौन सी उपाधि वो राजेंद्र चोल के द्वारा है वो नहीं धारण की गई थी? राजेंद्र चोल जो गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाले राजा थे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सी जो उपाधि है वो धारण नहीं की गई चोल राजेंद्र के द्वारा। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, त्याग समुद्र है। ये किसके द्वारा है? राजेंद्र चोल के द्वारा पदवी है जो उपाधि है वो धारण नहीं की गई थी। और कौन कौन सी राजेंद्र चोल के द्वारा है जो उपाधि है वो धारण की गई थी? वो गंगकोंड, मुंडी कोंडा और पंडित चोल है। ये उपाधियां राजेंद्र चोल को मिली हुई थी। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बना था? जो पिछले क्वेश्चन का वो हमारा सही आंसर था, ये था विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे?
कि जो इनके चोलकालीन मंदिर थे ये किस देवता को प्रति है वो समर्पित थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, जो चोल थे वो शिव के प्रति ज्यादा उदार थे। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित थे और राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर या बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसके द्वारा निर्मित है, राज प्रथम के द्वारा। कौन सा है, बृहदीश्वर मंदिर या तंजावुर का जो भगवान शिव का जो मंदिर है उसको समर्पित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान के जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि कहलाई जाती थी। कि चौल अभिलेख है उनसे क्या पता चलता है, विभिन्न कोटियों को किसके अनुसार जैन संस्थानों में दान दी जाती थी। तो इसमें बताया जा रहा है कौन सा एक उल्लेखित है जो अभिलेख, उसमें इनके बारे में चोल के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, कौन सा है, पलीचंदम एक ऐसा अभिलेख है जिसमें क्या बताया है कि विभिन्न कोटियों के अनुसार जो पलीचंदन है वो दर्शाया रहा कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर पर शासन करते थे। चोल किस साइड है अपना शासन अधिकतर किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही बनेगा वो बनेगा जी ऑप्शन डी, दक्षिण भारत। चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था। कि किस चोल राजा ने सबसे पहले लंका को पहले जीता था, किस भाग को जीता था, किसके द्वारा। तो जीता गया था पहले लंका को, वो जीता गया था, हमारा आंसर है राज प्रथम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य के एक प्रांत बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, राज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। एक ऐसा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख शिलालेख है, वो है उत्तर मेरूर शिलालेख। उसमें किस से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो चोल से संबंधित क्या है, जो उत्तर मेरूर शिलालेख है उसमें जानकारी मिलती है। किस चोल शासक ने राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि चोल राजाओं का शासन था, चोल राजाओं का शासन कहाँ था, आंध्र प्रदेश, केरल, बंगाल या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की सबसे प्राचीन जो राजधानी है वो कौन थी, वो थी उरेयूर। उरेयूर है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहा जाता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, सोपारा और एलोरा। क्या ये क्वेश्चन हमारा सही है, और बाकी ऑप्शन में है वातापी है या अजंता है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा एलोरा। एलोरा की जो गुफा है वो सबसे इसमें फेमस थी। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम के द्वारा। और ये किस शैली से बना हुआ है, ये हम इम्पोर्टेंट है डिस्कशन करते हैं पॉइंट को, कि महाराष्ट्र के एलोरा में किस मंदिर का है निर्माण, कैलाशनाथ मंदिर का। किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट से। और किसके द्वारा है ये बेसर शैली में निर्मित किया था, कि नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था संयुक्त जो राष्ट्रकूट शासक प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट शासक प्रथम के द्वारा एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू और जैन, बौद्ध और जैन। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, कवि राजमार्ग ने राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने जो पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जो चालुक्य सम्राट और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऐहोल अभिलेख शिलालेख से चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है वो जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है रवि कीर्ति जो एक जैन साधु थे जिन्होंने ऐहोल जो परिस्थिति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? जो ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी उस जिसका संरक्षण प्राप्त था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही रहेगा। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा कि थलईपुरम तांबे की प्लेटों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा पुस्तक कथासरित सागर किसने लिखी थी? कथासरित सागर पुस्तक लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है, विल्हन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन थे? जो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट है जो हर्षचरित के लेखक थे। तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन से जितने भी हमारे और प्रश्न बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित कादंबरी इनकी प्रमुख कृतियां थी। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन कब है गद्दी पे बैठे थे? ये भी हमारा हरियाणा में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 606 ईस्वी में ये हरियाणा में थानेसर में अपना शासन करते हैं, कुरुक्षेत्र में। हर्षचरित कादंबरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं बाणभट्ट की। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। हर्षवर्धन के जो पूर्वज है वर्धन वंश है उनका जो अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी स्रोत हमें मिलेगा तो वो किस में मिलेगा? हर्षचरित के इतिहास का जो है जो बाणभट्ट है और कादंबरी है इनमें इनका प्रमुख स्रोत मिलता है इतिहास का। ऐसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक था। कि एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? कादंबरी के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, बाणभट्ट है के द्वारा जो दो काव्य लिखी गई थी, एक तो कादंबरी थी, एक क्या थी? हर्षचरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? इनमें से कौन सा
आंसर सही है जो सही मेल नहीं खाता। विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, हैनसांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर, टोडरमल। बात करें अकबर और टोडरमल, ये एक दूसरे से संबंधित थे। हर्षवर्धन और हैनसांग भी एक दूसरे से संबंधित है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी एक दूसरे से संबंधित थे। इनके शासनकाल में चाणक्य चंद्रगुप्त के समय था, हर्षवर्धन हैनसांग के समय थे और टोडरमल अकबर के समय थे। तो विक्रमादित्य, चैतन्य, ये हमारा ऑप्शन गलत है, सही मेल नहीं खाता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही रहेगा। हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी कनौज आया था। जो हैनसांग है हर्षवर्धन के शासनकाल में कनौज में आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त है किनका नाम है, चाणक्य या कौटिल्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री कौन था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। तो क्या हमारा चैतन्य है वो कहाँ के शासक थे, बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। जो माउंट आबू प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। कौन सी शताब्दी में बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, तेजपाल के द्वारा। किसके द्वारा, तेजपाल के द्वारा। कौन सी शताब्दी है, 13वीं शताब्दी। कहाँ है, राजस्थान में। कौन सा मंदिर है, वो दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ये माउंट आबू में किसके द्वारा बनवाया गया, तेजपाल के द्वारा। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। ये मंदिर जैनियों के लिए समर्पित है। तो क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। कौन सी शताब्दी में बनाया गया मंदिर है, 13वीं शताब्दी में। कौन सा है, राजस्थान का माउंट आबू में। कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर है। और कौन से शासक थे, गुजरात के शासक कौन से, बघेल वंशीय शासक। किसके 2 मंत्रियों के द्वारा, वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण है किनके द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो मंदिर किस जगह है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। तो खजुराहो मंदिर किस स्टेट में है, तो एमपी में है। कौन सा जिला है, छतरपुर जिला है। और इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था, 10वीं से 12वीं शताब्दी के में चंदेल शासकों के शासन काल में हुआ था। तो जो खजुराहो मंदिर है किसके समय हुआ था, चंदेल शासक थे। कौन सी शताब्दी है, 10वीं से 12वीं शताब्दी है। कौन सी स्टेट है, मध्य प्रदेश। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर। तो एक क्वेश्चन से हमारे लगभग 5-6 क्वेश्चन है हमारे यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो जो भी साथी क्लास अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 ही मंदिर है। हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित, हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्ते एवं जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर है। किसके, हिंदू और जैन दोनों के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि है वो ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक है प्रतिहार और कौन से राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए मिहिर भोज। मिहिर भोज के द्वारा प्रमाण की जो उपाधि है वो ली गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे इसको सीटी एग्जाम के लिए कि प्रमाण की जो उपाधि है किसके द्वारा मिहिर भोज के लिए। कि रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी तक प्रतिहार वंश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ था, सर्वाधिक शासक हुआ था। किसका है? रामभद्र का पुत्र। कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन हरियाणा में बनता है कि इनके प्रतिहार शासक है, इनके घोड़े के प्रमाण है कहाँ किस टाइम मिले थे, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये हमारा सीटी एग्जाम के लिए कि रामभद्र का पुत्र है, उत्तराधिकारी कौन है? मिहिर भोज प्रथम। कब है? 836 से 885। प्रतिहार वंश का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। भोज वैष्णव धर्मावलंबी था। उसने आदिर्भार एवं बर्भाज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। कौन सी उपाधियां हैं वो धारण की गई थी? आदिवर्हा और प्रभास जैसी उपाधियां हैं ये मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया जो त्रिपुरण प्रतीत होता है उसका सही वाक्य प्रभास ही होगा, क्योंकि प्रमाण नहीं है, क्या है? प्रभास है। प्रभास किसके द्वारा है? ये प्रभास है, ये मिहिर भोज प्रथम के द्वारा उपाधियों धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा था वो था सबसे अधिक शक्तिशाली महान था वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा भोज मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन सी हमारा सही रहे हर्षवर्धन के समय। प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन है? हेनसांग। लगभग कब आया था? 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत उसकी रचना किसमें मिलता है? हेनसांग की कौन सी है रचना? सुयुकी। सुयुकी किसकी रचना है? हेनसांग की है और उसके मित्र हेली द्वारा रचित हेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। और उसके मित्र कौन है? हेली के द्वारा रचित हेनसांग की जीवनी से भी प्राप्त होता है। हेनसांग के वितरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासकीय पक्ष की जानकारी भी प्राप्त होती है। हेनसांग कनौज की धर्मसभा का अध्यक्ष था। धर्मसभा का अध्यक्ष कौन था? हेनसांग था और उसके प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। कि किस में भाग लिया था हेनसांग ने? छठे जो महामोक्ष परिषद में भी भाग लिया था हेनसांग ने। और किसके समय था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चीनी यात्री का नाम था ये जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है हेनसांग। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 12 कि किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशन द्वितीय ने चालुक्य वंश से संबंध रखने वाले पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और किस जगह? दक्षिण भारत के शासक कौन है? पुलकेशन द्वितीय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो यही क्वेश्चन है जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था, तो वो था पुलिकेशन द्वितीय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक जो है शुरुआती राजधानी कहाँ थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी थानेसर। थानेसर इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। दूसरी राजधानी कौन सी थी, कनौज थी, और पहली जो थी वो थानेसर कुरुक्षेत्र में थी। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, थानेसर थी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन शासक बना 606 ईस्वी में और अपनी राजधानी कनौज बनाई, और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ भी किया गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले पूछा गया था वो था थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसके 5 अंक है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उद्यन के अंतपुर के पढ़ने कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक है। ये नाटक वत्सराज था उसकी रानी, उद्यन था उसकी रानी, वासवदत्ता की परिचारिका, नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो पहला हमारा है मोरको पोलो। मोरको पोलो कहाँ से आया था, इब्न बतूता कहाँ से आया था, एंटोनियो मोनसेरेट, महमूद अली वाल्की, ये किन किन देशों से आया था। सबसे पहले हम बात करें तो इब्न बतूता कहाँ से था और मोरको पोलो, ये अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हो हम सही से पता कर सकते हैं। मोरको है इटली का निवासी था। मोरको पोलो कहाँ का था, इटली का था। और इब्न बतूता ये था मोरको। जो मार्को पोलो है ये इटली से था और इब्न बतूता मोरको से था। और जो एंटोनियो है ये कहाँ से था, स्पेन से था। महमूद वली वाल्की कहाँ से था, बलख से था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस जगह, बिहार में है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। कौन कौन से हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे, तो कौन सा इसमें हमारा आंसर सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है कि आदि शंकराचार्य द्वारा द्वारका और पुरी, बद्रीनाथ और श्रृंगेरी जो मठ है वो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में जो अरबों को हराने का काम किनके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है, प्रतिहारों के द्वारा। प्रतिहारों ने अरबों को पराजित करने का प्रयास किया था, वो किया था 738 ईस्वी में। 738 में राजस्थान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रतिहार राजा
नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को भी हराया था। सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप किस जगह है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, सांची का जो महान स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में ईंट से निर्मित था, उसके बाद शुंग शासकों के द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक और जंगल में तोरण द्वारा अंदर सातवाहन भी जो सातवाहन युग में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में, वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। सूर्य के रथ का पूरा अभ्यास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उस 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हुई है, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तोमर के टाइम है कौन सी राजधानी बनी थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली है जो तोमर के समय राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? तो किस नाम की रानी है? दीदा नाम की रानी है, वो किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो वो थी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा कश्मीर। कश्मीर के एक रानी है जिसका नाम क्या है? दीदा नाम, जिसने 980 से 1003 तक शासन किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक था गुप्त काल से संबंधित, गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने आज की इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।